यह एक लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। यह आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 6। मिहिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर रेस्टोरेंट में खाना एंजॉय कर ही रहा होता है कि वहां पर वो गुंडे पहुंचकर हंगामा करने लगते हैं। मिहिर से ये सब देखा नहीं जाता और वो उठकर उस तरफ जाने लगता है। तब उसके दोस्त उससे पूछते हैं, तू कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं, इन्हें बस थोड़ा सा सबक सिखाना है। मिहिर ने एक ठंडी आह भरी और उन गुंडों और श्रेया के बीच जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, अगर तुम लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो पहले हमें इस बंदे की एक फोटो खींचनी होगी ताकि तुम बाद में हमें कोई धोखा ना दे सको। मिहिर ने मुस्कुराकर उन गुंडों के लीडर को घूरते हुए कहा। अब तू कौन है बे? और हमारे मामले के बीच में क्यों बोल रहा है? मिहिर की फिजिक देखकर उस गुंडे के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया, लेकिन फिर भी वह करते हुए बोला, मैं कौन हूं ये जरूरी नहीं, लेकिन जो मैंने कहा कि पहले हम उस आदमी की फोटो खींचेंगे और फिर हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे, ये जरूरी है। मिहिर ने उस गुंडे की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा। साले, तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? अचानक मिहिर की बात सुनकर उन गुंडों का लीडर भड़क उठा और उसने मिहिर पर एक गुस्सा चला दिया, लेकिन मिहिर को चोट पहुंचाने के लिए उसकी स्पीड काफी कम रही। मिहिर ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस गुंडे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। एक तड़ाक की आवाज हुई और उस गुंडे की हाथ की हड्डी टूट गई और इसी के साथ उस गुंडे का चेहरा भी सफेद पड़ गया। तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया। दर्द और गुस्से से वह गुंडा चिल्लाया और इसी के साथ उसके दो आदमी उसको सपोर्ट करने आगे बढ़ाए। बॉस, तुम ठीक हो? उन दोनों आदमियों ने अपने लीडर से पूछा और इसी के साथ वह आदमी जिसे श्रेया ने पीटा था वह भी तेजी से दौड़ते हुए बाहर से अंदर आ गया। उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा है कि वह किसी भी तरह से घायल होगा। हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, है ना? मिहिर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता तो है कि जाना ही पड़ेगा, वरना मुझे डर है कि अगर कहीं देर हो गई तो तुम्हारा हाथ कटवाना पड़ेगा। उस आदमी की हथेली सूज गई है और वह दर्द से चिल्लाता जा रहा है। मिहिर तेजी के साथ पीछे मुड़ा और उसने कार्तिक को देखा और इसके साथ ही कार्तिक समझ गया कि मिहिर क्या चाहता है। वह भी तेजी से अपनी टेबल छोड़कर मिहिर के पास आया और बोला, भाई, इसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वहीं मिहिर को उस गुंडे का हाथ तोड़ते देखकर श्रेया शॉक्ड हो जाती है। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि सिचुएशन इस तरह से चेंज होगी। पहले कुछ समय तो उसने रिएक्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर अचानक गुस्से में मिहिर पर भड़कते हुए बोली, तुम लोग हो कौन? यह मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसे अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। तुम लोग बीच में क्यों पड़ रहे हो? हम लोग बीच में नहीं आ रहे मैडम। ये बंदर बिना बात के शोर मचा रहा है और मुझे शोर करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। मिहिर ने श्रेया को घूरा और कहा। वह समझ चुका है कि यह लड़की बहुत बड़ी गुस्सैल है और वह इस बात का उनसे बदला जरूर लेगी, भले ही उसने उसकी मदद के लिए ही यह सब कांड क्यों न किया हो। मिहिर का जवाब सुनकर पहले तो कार्तिक चौंका और उसने गुस्से में उसे घूरा, लेकिन फिर अपनी आवाज को नर्म बनाते हुए श्रेया से बोला, देखो, अभी हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। वहां सिचुएशन पर डिस्कस करने के लिए काफी टाइम मिलेगा। कार्तिक की बात सुनकर श्रेया ने अपनी नजर उस पर डाली और कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ठीक है, तुम लोग बाहर जाकर टैक्सी का इंतजाम करो, मुझे एक काम है, मैं उसे निपटा कर आती हूँ, श्रेया ने कहा और काउंटर की ओर बढ़ गई। तारांकन तारांकन तारांकन। मिहिर रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर सड़क की ओर जा रहा है। ये पहली बार है जब उसे महसूस हो रहा है कि आदमी के पास अपनी पर्सनल कार होना कितना जरूरी है। जल्दी ही एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी और मिहिर ने चौंककर गाड़ी की तरफ देखा। कार्तिक, विवान, श्रेया और गुंडों का लीडर पहले से ही उस टैक्सी में बैठे हुए हैं। मिहिर ने भी गाड़ी का दरवाजा खोला और फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल। मिहिर ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को अपनी डेस्टिनेशन बताई। तुम करना क्या चाहते हो? देखो, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, गुंडों का लीडर लड़खड़ाती आवाज में बोला। उसका कोई भी आदमी उसके साथ नहीं है और यह बात उसको और ज्यादा डरा रही है। वो लोग श्रेया का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस कोशिश में उसका हाथ टूट जाएगा। कुछ ही देर में टैक्सी सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और मिहिर और उसके दोस्त कार से उतर गए, लेकिन वह आदमी गाड़ी में ही बैठा रहा। क्या तुम्हें अपना चेकअप नहीं कराना है? जल्दी गाड़ी से बाहर निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी हरकत देखकर मिहिर आग बबूला हो गया। तुम लोग गाड़ी से सट कर खड़े हो, मैं बाहर कैसे आऊं? गुंडा डरती हुई आवाज में बोला। जल्दी से बाहर आओ वरना। मिहिर के चिल्लाते ही उस आदमी की गाड़ी में बैठे रहने की और हिम्मत नहीं हुई और वह चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गया।
वह दर्द से कराह रहा है लेकिन कोई भी आवाज निकालने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही होती है और इस कोशिश में उसका चेहरा बहुत ही अजीब लग रहा है। मिहिर ने अपना पर्स निकालकर ड्राइवर को पैसे देने चाहे पर तभी श्रेया ने उसे मना कर दिया, पैसे मैं दूंगी। मिहिर ने श्रेया की ओर देखा तो वह चौंक गया। पर्स के नाम पर उसके पास बस एक छोटा सा बैग है जिसमें बस 200-400 रुपए ही नजर आ रहे यहीं। उसमें से उसने 150 रुपये ड्राइवर को किराया दे दिया। मिहिर समझ चुका है कि श्रेया भले ही गरीब लड़की है लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा है, इसलिए उसने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही मिहिर और बाकी सब लोग हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम के बाहर आ गए। रूम के अंदर डॉक्टर्स उस गुंडे का इलाज कर रहे हैं। हॉस्पिटल काफी अच्छा है। उन लोगों ने सबसे पहले उस गुंडे की कलाई का एक्सरे किया और उसके बाद उसका इलाज करना शुरू कर दिया। देखो, उसका हाथ मैंने तोड़ा है तो उसका बिल भी मुझे ही भरना चाहिए। इमरजेंसी रूम के बाहर मिहिर ने श्रेया से कहा। उसके हिसाब से ऐसा कहने पर श्रेया मना नहीं कर पाएगी, लेकिन श्रेया ने अपना सिर उठाकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट, लेकिन उसका बिल मुझे ही भरने दो। तुम लॉ डिपार्टमेंट स्कूल से हो ना, तो तुम्हें पता नहीं चला कि वह लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं और पैसे ऐंठना चाहते हैं। मिहिर ने हैरानी के साथ श्रेया को देखा। उसके हिसाब से लॉ स्टूडेंट को इतना दम नहीं होना चाहिए। मिहिर की बात सुनकर श्रेया मुस्कुरा दी और बोली, मैं तुम्हें जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे लिए यह बिल का अमाउंट बहुत बड़ा होगा। यार ये मुझे अभी भी कबाड़ी वाला समझ रही है। मिहिर मन ही मन हंसा। सिंपल सी बात है कि जब उसने अपनी असलियत किसी पर जाहिर ही नहीं की है तो लोग उसे अभी भी कबाड़ी वाला ही समझेंगे। अचानक मिहिर का फोन बजा और एक अननोन नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। नए नंबर को देखकर एक पल के लिए तो वह चौंक गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, मैं 1 मिनट में आता हूं। इसके बाद वह मुड़ा और कॉरिडोर के दूसरे एंड पर जाकर कॉल पिक कर ली। इसके साथ ही एक लड़की की पतली और चुलबुली आवाज उसके कानों में पड़ी, मी बिस्ट, मैं हूं। मिहिर को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा है कि यह कौन हो सकता है। लेकिन अगर उसे मिस्टर बिस्ट कहा गया है तो जाहिर तौर पर यह निखिल के किसी आदमी की आवाज होनी चाहिए। माफ कीजिए लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, मिहिर ने इस आवाज के मालिक को याद करते हुए कहा। मिस्टर बिस्ट, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कल्पना हूं। दूसरी ओर से लड़की के हंसने की आवाज आई। ओह, फाइनली मिहिर ने रिएक्ट किया। पिछली बार जब उसकी मुलाकात कल्पना से हुई तो उसने मिहिर की बहुत बेइज्जती की थी। मिहिर को सब याद आ गया और उसने खुद को शांत किया और पूछा, क्या बात है? मुझे निखिल सर ने आपकी सेक्रेटरी अपॉइंट किया है क्या? मिहिर चौंक उठा। हालांकि कल्पना काफी चालाक और कैपेबल लड़की है, लेकिन जाहिर तौर पर सेक्रेटरी बनाने के लिए वह मिहिर की पहली पसंद नहीं है। लेकिन मिहिर ने किसी तरह खुद को शांत किया। ये टाइम इन सब बातों के बारे में सोचने का नहीं है। ठीक है, तो तुम अभी के अभी सिटी सेंटर हॉस्पिटल आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। ठीक है, मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। दूसरी तरफ से कल्पना की आवाज आई, तारांकन तारांकन तारांकन। मिहिर सिटी सेंट्रल हॉस्पिटल में एक बेंच पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव है और वो कार्तिक को श्रेया से बात करते हुए देख रहा है। कार्तिक जहां श्रेया पर इंप्रेशन जमाने के चक्कर में है, वहीं श्रेया के चेहरे पर इंप्रेशन साफ देखा जा सकता है, मानो उससे कह रही हो कि अगर तुम्हारे पास कोई धन की बात नहीं है तो चुप क्यों नहीं हो जाते। श्रेया की बेरुखी को कार्तिक ने भी महसूस किया और उसका चेहरा उतरने लगा। वह खुद में एम्बेरेस्ड फील करने लगता है और मदद के लिए उसने मिहिर की ओर देखा। कार्तिक, अपने कॉलेज में वह जो फोटोग्राफी का कंपटीशन होने वाला है ना, मुझे लगता है कि उसके लिए श्रेया सूटेबल मॉडल होगी। मेरे ख्याल से तुम्हें श्रेया को अपना मॉडल बनाना चाहिए। विनिंग अमाउंट को तुम दोनों आपस में बांट लेना। मिहिर ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मिहिर की बात सुनकर कार्तिक की आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन फिर तुरंत उसने मिहिर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ श्रेया, मेरे ख्याल से तुम परफेक्ट मॉडल हो। फोटोग्राफी कंपटीशन? श्रेया चौंकते हुए बोली, लेकिन मैंने तो ऐसे किसी कंपटीशन के बारे में नहीं सुना है। तुम लोग झूठ बोल रहे हो क्या? अरे हम सच बोल रहे हैं यार, कार्तिक बात संभालते हुए बोला। ये बात मेरे दिमाग से उतर गई थी, लेकिन अभी मिहिर ने कहा तो दोबारा याद आ गई। 10,000 रुपये की प्राइज मनी मिल रही है, जब वापस जाऊंगा तो इसका पैम्फलेट ढूंढकर तुम्हें भेज दूंगा। ओह, लेकिन हमारे पास से एक दूसरे का नंबर ही नहीं है ना? इतना कहते हुए उसने अपना फोन निकालो और मोबाइल निकालकर उस पर मिहिर को मैसेज टाइप किया, भाई ये कंपटीशन रियल वाला है ना? ऐसी हवा में तो बात नहीं छोड़ दी। इसको पैसे कहाँ से देंगे?
मिहिर ने उसका फोन लिया और उस पर टाइप किया, तू टेंशन मत ले, अपन कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवा लेंगे कॉलेज में। इतना लिखकर मिहिर ने उसका फोन लौटा दिया और तभी उसकी नज़र कॉरिडोर के आखिर में खड़ी कल्पना पर पड़ी। कल्पना काफी होशियार है और मिहिर को डिस्टर्ब करने से बचने के लिए कोने के एंड में ही उसका इंतजार करने लगती है। कल्पना को देखते ही मिहिर उठकर खड़ा हो गया और उन लोगों से वॉशरूम जाने का कहकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। कल्पना भी किसी वार्ड को ढूंढने का नाटक करते हुए उसका पीछा करने लगी और चलते चलते ही उसने एक्साइटेड होकर पूछा, छोटे सरकार, आप मुझसे क्या काम कराना चाहते हैं? मिहिर ने आज की पूरी घटना उसे कहकर सुना दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इन तीनों को कोई अच्छा सा सबक सिखाओ। कर लोगी ना? ऑफकोर्स कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आज के बाद उनमें से कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो अब मेरे यहाँ से जाने के बाद ही वापस आना, मिहिर ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन जैसे ही वह कोने तक आया, उसने देखा कि कार्तिक चेहरे पर एक अजीब सी एक्सप्रेशन लेकर चारों ओर कुछ ढूंढ रहा है। कार्तिक, क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? मिहिर ने खुद को काम रखने की पूरी कोशिश की। भाई, तूने देखा वो अभी जो लड़की यहाँ से गई ना, वो तनिष्क की बड़ी बहन है। क्या? कार्तिक की बात सुनकर मिहिर हक्का बक्का रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कल्पना तनिष्क की बड़ी बहन निकलेगी। तू उस लड़की के बारे में बात कर रहा है न, जो अभी वार्ड खोजते हुए इधर से गई है? उसने एक बार कंफर्म करने के लिए दोबारा कार्तिक से पूछा। हाँ भाई, वो तनिष्क की बहन है। तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा जब तनिष्क को सच्चाई पता चलेगी? क्या वो इस बात को छुपा पाएगा? क्या मिहिर की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए राइसी जेडर। एपिसोड 7। कल्पना तनिष्क की बहन है। ये सुनकर मिहिर हैरान रह जाता है और कुछ देर के बाद सभी लोगों के साथ हॉस्पिटल से कॉलेज के लिए निकल जाता है। उस गुंडे की हथेली पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया है। इमरजेंसी रूम से बाहर आने से पहले उसने डरते हुए दरवाजे से मुंडी बाहर निकाल कर देखा कि मिहिर और बाकी लोग अब भी वहां है या नहीं, लेकिन वहां मिहिर और बाकी लोगों की जगह सिर्फ एक लंबी खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी तो वह मुस्कुराते हुए उससे बोली, अब भी छोटे सरकार से लड़ने का इरादा है क्या? लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। एक बात याद रखना कि आज का मैटर यहीं पर खत्म होता है और अगर आज के बाद तुम मुझे गलती से भी छोटे मालिक के आसपास दिख गए तो फिर जो भी होगा उसके लिए हमें ब्लेम मत करना। उस लड़की के कहने का अंदाज बहुत ही घटिया था, जिससे नाराज होकर वह आदमी कुछ कहने ही वाला होता है कि उस लड़की ने अपने पास से एक कार्ड निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। तुम्हारे पास एक और चॉइस है, छोटे मालिक का पीछा करो और उनसे रिलेटेड हर न्यूज मुझे लाकर दो। छोटी से छोटी जानकारी भी मिस नहीं होनी चाहिए, अंडरस्टैंड? लड़की के हाथ में डेबिट कार्ड देखकर उस आदमी ने अपना थूक गटका और कहा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? इस कार्ड में कितने पैसे होंगे? ऑफ कोर्स तुम्हें लग सकता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूं, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो टाइम टाइम पर तुम्हें और पेमेंट मिलते जाएंगे। रियली? लड़की की बात सुनकर वह आदमी चौंक उठा। वह इतना तो समझ चुका है कि मिहिर कोई साधारण आदमी नहीं है। ठीक है, मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करता रहूंगा और अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो तुरंत तुम्हें खबर कर दूंगा। उसने लड़की के हाथ से कार्ड ले लिया। बहुत बढ़िया, समझदार आदमी हो। यह मेरा नंबर है, तुम्हारी न्यूज का इंतजार रहेगा। कहने के साथ ही वह लड़की खुशी खुशी हॉस्पिटल से बाहर चली गई। तारांकन तारांकन तारांकन। मिहिर, कार्तिक और श्रेया एक साथ रास्ते में होते हैं। कार्तिक नर्वस होकर श्रेया को देखते हुए बात करने के लिए कोई ढंग का टॉपिक ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रेया उसके किसी भी टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही होती है। अचानक उसने एक गहरी सांस भरी और शांत आवाज में कहा, कार्तिक, मैं जानती हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बट आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। कार्तिक को ऐसा लगा कि किसी ने उसके ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो। खुद को एम्बेरेस्ड फील करते हुए उसने बात को संभालते हुए कहा, मैं बस आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद यू। देखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स बट आई रियली डोंट लाइक पीपल हु वेस्ट देयर टाइम। श्रेया की आवाज में कोई भी इमोशन नहीं होता है। तुम्हारे डार्क सर्कल देखते हुए मुझे लगता है कि तुम रात रात भर जागते रहते हो और तुम्हारी उंगली भी लगातार कांपती रहती है। मुझे लगता है कि तुम सारे टाइम माउस को ही कंट्रोल करते रहते हो, और अगर इन दोनों पॉइंट को साथ में लाएं तो मेरे हिसाब से तुम हर समय कंप्यूटर पर गेम खेलते रहते हो, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
श्रेया की बात बिल्कुल सही है कि कार्तिक देर रात तक जागकर कंप्यूटर पर गेम खेलता रहता है। वैसे तो वह बिल्कुल लॉयल बंदा है, लेकिन गेमिंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कार्तिक दहाड़ मारकर रोना चाहता है, लेकिन उसके आंसू नहीं निकल रहे होते हैं। उसने दर्द भरी निगाहों से मिहिर की ओर देखा कि वह उसके बारे में कुछ अच्छा कहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह सही वक्त नहीं होता है। वह लोग कॉलेज कैंपस में पहुंच चुके हैं और ड्राइवर ने गेट के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। जैसे ही तीनों गाड़ी से उतरे, उनकी नज़र रोड के किनारे खड़े दो काली परछाइयों पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो दोनों विवान और अचल निकले। विवान लगातार अचल को तसल्ली दे रहा होता है, जबकि अचल के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही होती है। उसके गाल बुरी तरह लाल हो चुके हैं और वह नशे में कुछ बड़बड़ाए जा रहा है। विवान की नज़र मिहिर और कार्तिक पर पड़ी तो उसने राहत की सांस ली। थैंक गॉड कि तुम दोनों आ गए। प्लीज यार, मुझे बचाओ इस पागल से। मिहिर और कार्तिक दोनों तेजी से उन दोनों की ओर बढ़े। मिहिर ने देखा कि अचल ने विवान की शर्ट पर भी उल्टियां की हुई है और यह वही शर्ट है जो मिहिर ने उन लोगों को तोहफे में दी है। यार, यह पागल हो गया है। तब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भाई साहब है कि कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। विवान बेबसी से बोला। मैं जा रही हूं। अचल की हालत देखकर श्रेया बोली। ऐसे लोगों को झेलना उसके बस के बाहर है, जिन लोगों को ये भी पता नहीं रहता कि कहां पर क्या करना है। कार्तिक चाहता है कि उसको छोड़ने उसकी डॉमेट्री तक जाए, लेकिन अभी के हालत देखकर उसके पास यहां ठहरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, एंड हाँ, बी केयरफुल, मन मारकर उसने श्रेया से कहा। श्रेया ने कुछ नहीं कहा। उसने बस हाँ में अपना सिर हिलाया और मुड़कर अपनी डॉमेट्री की तरफ चली गई। अचानक अचल ने विवान के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। साले जंगली सुअर, तुमसे घटिया इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूपाली, क्यों रूपाली, क्यों क्यों छोड़ा तुमने मुझे, क्यों धोखा दिया? एक मिनट हटो जरा, मिहिर में एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और अचल के पेट पर एक तेज घूंसा जड़ दिया। आह! अचल अपना पेट पकड़कर दर्द से दोहरा हो गया और इसी के साथ एक बार फिर उसकी वॉमिटिंग चालू हो गई। अबे क्या कर रहा है तू? मिहिर को अचल पर हमला करते देख विवान और कार्तिक हैरान रह गए। करने दो उल्टी, उसे दिमाग साफ हो जाएगा। मिहिर की आंखें सर्द हो उठी। अगर इसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है तो इसका जीना ही बेकार है। मिहिर की बात सुनकर विवान और कार्तिक दोनों चुप हो गए। वो दोनों ही जानते हैं कि इस वक्त अचल का होश में आना जरूरी है। अचानक शराब और मीट की बदबू हवा में फैल गई। न जाने कितने देर तक अचल उल्टियां करता रहा और जैसे ही उसकी उल्टियां बंद हुई, अनएक्सपेक्टेडली उसने उठकर तेजी से मिहिर का गला पकड़ लिया। मिहिर ने उसे तेजी से धक्का दिया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, अचल, होश में आओ। तुमने एक ऐसी लड़की के लिए अपनी हालत खराब कर रखी है जिसकी औकात किसी बाजारू लड़की से कम नहीं है। तुम्हें पता है ना ऐसी लड़कियों को क्या कहा जाता है, जो पैसे के बदले अपने शरीर का सौदा करती है। अपना मुंह बंद रखो। अचल गुस्से में चीखा और फिर अचानक ही उसकी चीख सिसकियों में बदल गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं यार, मैं बहुत पहले से जानता था कि यह सब एक दिन जरूर होगा और इससे बचने की मैंने बहुत कोशिश भी की, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था। हिम्मत रख भाई, तू उससे कई गुना अच्छी लड़की डिजर्व करता है। मिहिर ने अचल का कंधा थपथपाते हुए कहा और मुड़कर रूम में जाने लगा। अभी वह कॉलेज गेट पर पहुंचा ही होता है कि वर्षा से टकरा जाता है। उस पर नजर पड़ते ही वर्षा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और धमकी देते हुए बोली, तुम लोग यहाँ हॉस्टल में कोई तमाशा ना करो तो ही अच्छा है। रूपाली अगर उसे पसंद नहीं करती तो तुम जबरदस्ती करके क्या पा लोगे? तुम लोग रूपाली से दूर ही रहना, समझे? वर्षा की बात सुनकर मिहिर की आंखें गुस्से से भर गई और वह गरजते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम यह मत सोचो कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए ऑर्डर दे सकते हो क्योंकि उस दिन तुमने मुझे कुछ गलत करते हुए देख लिया था। वर्षा अपना पांव पटकते हुए बोली। मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिहिर ने हवा में कहा और वर्षा को इग्नोर करते हुए अंदर जाने लगा। आज तक वह अलग अलग तरह के कई लोगों को झेल चुका है और अब उसमें एक और कार्टून को झेलने की हिम्मत नहीं बची है। वर्षा उसके पीछे जाना चाहती है, लेकिन जब उसने मिहिर को बॉयज हॉस्टल की ओर जाते हुए देखा तो उसके कदम जहां थे वहीं पर रुक गए। उसे पिछले कुछ दिनों की तुलना में मिहिर में काफी ज्यादा बदलाव नजर आता है। उसने अपना सिर झटक दिया और वापस जाने लगी। जैसे ही वो कॉलेज गेट से बाहर निकली, एक कार उसके सामने आकर रुकी। वो समीर की कार है। वह काफी लंबे समय से जानती है कि समीर उसे पसंद करता है, लेकिन उसके दिल में समीर के लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। लेकिन आखिरी बार अगर समीर टाइम पर नहीं आता तो शराबी मिहिर पता नहीं उसके साथ क्या करता।
इसके अलावा किसी अनजान आदमी द्वारा उसके डैड का कर्जा चुका दिया गया था और वर्षा को पूरा यकीन है कि यह समीर का ही काम है। मिहिर ने दूर से वर्षा को मुस्कुराते हुए एक काली ऑडी कार में बैठते हुए देखा। ऑब्वियसली वर्षा नहीं जानती है कि उसका सीक्रेट मददगार और कोई नहीं बल्कि मिहिर ही है, लेकिन अब ये बात इतनी मायने नहीं रखती है। उसके पास करने के लिए इससे भी ज्यादा जरूरी चीजें हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। अंधेरा हो चुका है और आसमान से चांद अपनी चांदनी बिछा रहा है। अचानक मिहिर की नजर अंधेरे में खड़े एक आदमी पर पड़ी। उस आदमी का चेहरा साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके काले सूट को देखकर मिहिर समझ जाता है कि यह उसी के परिवार से जुड़ा हुआ कोई आदमी है। अभी मिहिर उस आदमी को देखते हुए कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वह आदमी उसके पास आ पहुंचा। छोटे सरकार, लगता है आप यहां भी ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। उस आदमी के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है जो मिहिर को अजीब सा फील देता है। मिहिर काफी अलर्ट हो जाता है, फिर उस आदमी से पूछता है, कौन हो तुम? अब इस बात का क्या जवाब दूं? कहते हुए उस आदमी ने अपना हाथ उठाकर टाइम देखा और कहा, काफी टाइम हो गया है। आपको वापस जाकर आराम करना चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो मैं वापस आ जाऊंगा। मिहिर उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन वो अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। मिहिर भी अपने रूम में जाकर सो जाता है। तारांकन तारांकन तारांकन। सुबह मिहिर को उठते ही एक ख्याल ने घेर लिया, इसलिए उसने तुरंत निखिल को कॉल लगा दी। निखिल ने तुरंत ही कॉल पिक कर ली। छोटे सरकार, इतनी सुबह कैसे याद किया? कल रात एक अजीब सा आदमी मुझसे मिला था और मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कि मैं उस आदमी को पहचानता हूं, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शायद वो दुश्मन फैमिली से हो, शायद वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हो। निखिल की बातों से मिहिर को लगा कि जैसे उन्हें कोई हैरानी नहीं है। इसकी जगह उनकी आवाज में हंसी भरी है। वह सिंघानिया फैमिली के बारे में अच्छी तरह से जानता है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बिष्ट फैमिली के बाद सिंघानिया फैमिली ही नंबर 2 की पोजीशन पर है और बिष्ट परिवार को अपना दुश्मन समझते हैं। इतने सालों बाद सिंघानिया फैमिली का दोबारा जिक्र सुनकर वो पूरी तरह से चौंक गया है। छोटे सरकार, मैंने आपके लिए जो नई सेक्रेटरी भेजी है वह आपको पसंद आए या नहीं? हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे हो? वो बात नहीं है छोटे सरकार। निखिल ने अपनी बात रखी। मुझे पता चला कि तनिष्क नाम का कोई लड़का आपको कॉलेज में परेशान करता है और इसलिए मैंने कल्पना को आपके पास भेजा। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कल्पना उसी लड़के तनिष्क की बड़ी बहन है। मिहिर को ऐसा लगता है जैसे निखिल को मिहिर के बारे में पहले से ही काफी जानकारी है और हाल ही में हुए कोइंसिडेंस सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि उनके पीछे निखिल की चाल है। मिहिर को लगा कि वह अभी निखिल को पूरी तरह से पहचान नहीं पाया है। एपिसोड 8। निखिल से बात करते हुए जाने क्यों मिहिर को उस पर शक होने लगता है। निखिल का पहले से ये बात जानना कि तनिष्क मिहिर को परेशान करता है और तनिष्क की ही बहन कल्पना को मिहिर का सेक्रेटरी बनाना, ये सब बातें मिहिर को बहुत हैरत में डाल देती है। निखिल, मैंने आपसे यंग आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के किसी प्लान पर बात की थी, आपको याद तो है ना? मिहिर ने बात बदलते हुए पूछा। हाँ छोटे सरकार, लेकिन ये प्लान एक लंबे टाइम से होल्ड पर है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमें अब तक कोई असली आर्टिस्ट नहीं मिला। जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके कारीगरी बस साधारण लेवल की है। अगर यह बात है तो आपको प्लान रीस्टार्ट करना चाहिए। मिहिर ने धीरे से कहा, मैंने आपके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट ढूंढ निकाला है। बिष्ट फैमिली के पास वैसे पावर की कोई कमी नहीं है, लेकिन अब उन्होंने आर्ट्स और कल्चर में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है और इसीलिए वह लोग एजुकेशन में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसे और पावर के अलावा वह लोगों से रिस्पेक्ट भी गेन कर सकते हैं। वैसे तो अमीर आदमियों के पास रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कोई अमीर आदमी अगर सोशल कॉज में इन्वेस्ट करता है तो इससे उनकी इज्जत के साथ साथ पैसा भी कई गुना बढ़ जाता है। निखिल भी इस बात को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। छोटे सरकार, एक्चुअली इस प्लान में मेरा खुद का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है और अब जब आपने ऑर्डर दे ही दिया है तो मैं तुरंत इस प्लान पर काम शुरू कर देता हूं। मैंने पहले ही इसके लिए फंड इकट्ठा कर लिए हैं। अगर यह बात है तो फिर हमारे कॉलेज में एक मॉडर्न आर्ट एग्जीबिशन रखते हैं। मिहिर के होठों पर एक मुस्कान उभर आई, और अगर आप अकेडमी ऑफ आर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं तो और भी बढ़िया बात होगी। मिहिर की बात सुनकर निखिल खुश हो गए। यूनिवर्सिटी की आर्ट्स अकेडमी सच में काफी अच्छी है। पिछले कुछ सालों में इस अकेडमी ने काफी अच्छे आर्टिस्ट दिए हैं, इसलिए निखिल तुरंत इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटे सरकार, मैं जल्दी एक प्लान तैयार करता हूं और आपको भेजता हूं। निखिल तुरंत काम पर लग गए। तारांकन 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 तारांकन।
जैसे ही मिहिर डॉर्मेट्री से बाहर आया, उसकी नज़र तनिष्क की ऑडी कार पर पड़ी। तनिष्क और तारा दोनों कार में बैठे होते हैं, लेकिन मिहिर ने उन्हें अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। अरे देखो कौन जा रहे हैं, जिल्ले इलाही मिहिर बिश्त, तनिष्क ने अपनी कार का शीशा नीचे करते हुए तंज कसा। मैंने सुना है कि आजकल तुम गड़बड़ करने में काफी माहिर हो गए हो। यहाँ तक कि जंगली सुअर भी तुमसे डर कर घबरा रहा है, और मैंने सुना है कि तुम लोग अपनी गर्लफ्रेंड को भी डिवाइड करने वाले हो। तनिष्क मिहिर का मजाक उड़ाते हुए हंसा। कम ऑन बेबी, गरीब आदमी की साइकिल हमेशा पंचर ही रहती है। तारा ने भी हंसने में तनिष्क का साथ दिया। तनिष्क, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अचानक एक आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मिहिर, तनिष्क और तारा ने उसे देखा तो वहां कल्पना को खड़ा पाया। कल्पना ने आज एक गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ है और उसका मेकअप भी उस पर काफी जंच रहा है। कल्पना को वहां देखकर मिहिर मन ही मन हंसा। वो देखना चाहता है कि ये दोनों भाई बहन आपस में कैसे निपटते हैं। कल्पना को देखकर तनिष्क के हाव भाव तुरंत बदल गए और वह माफी मांगने के अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल्पना ने मुस्कुराते हुए एक नज़र मिहिर पर डाली और आगे बढ़कर मिहिर का हाथ पकड़ लिया। क्यों, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता क्या? ये सुनते ही मिहिर के साथ साथ तनिष्क और तारा भी हक्का बक्का रह गए। दी, तुम पागल हो गई हो क्या? तनिष्क हैरानी से चिल्लाया, तुम जानती भी हो कि वह कौन है? वह कॉलेज का सबसे बड़ा कंगाल लड़का है। यहाँ कॉलेज में कचरा बीनकर वो अपना खर्चा निकलता है। यहाँ तक कि उसकी फीस भी उसके दोस्त भरते हैं। तनिष्क की बात सुनकर कल्पना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे नहीं पता था कि मिहिर यहाँ इस तरह से अपनी लाइफ जीता है, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानती है कि वह एक बहुत बड़ा रईस है और तनिष्क को उसकी रईसी का कोई अंदाजा नहीं है। और कल्पना किसी भी कीमत पर इस रईसजादे को अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। कल्पना, आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको डेट नहीं कर सकता और न ही मैंने आपको इस बात का कोई प्रॉमिस किया है ना? मिहिर ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। यह देखकर शौक से तनिष्क का जबड़ा लटक गया और वह चौंक कर बोला, दीदी, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? कल्पना भी मिहिर के बर्ताव से हैरान रह जाती है। उसे लगा था कि उसने मिहिर को ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया है कि अब मिहिर के पास उसे मना करने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मिहिर इस तरह से सबके सामने उसे रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, उसने मुझसे कोई प्रॉमिस नहीं किया है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? क्या मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती? कल्पना अपनी बात संभालते हुए बोली। तभी उसकी नज़र कार में बैठी तारा पर पड़ गई। इस समय वह बहुत गुस्से में है और अपना सारा गुस्सा उसने तारा पर उतार दिया। ये तुम्हारी गाड़ी में कौन बैठा है? दिखने में ही किसी बाजारू जैसी दिखती है। मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, इस लड़की से दूर रहो, इसके लक्षण मुझे सही नहीं लगते हैं। दी, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उससे ऐसे बात नहीं कर सकती, तनिष्क ने अपने गुस्से को दबाते हुए नाराजगी के साथ कहा। गुस्सा दिखाकर वह कल्पना को नाराज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सारे ऐशो आराम की दौलत कल्पना की ही जेब से आती है। लेकिन कल्पना की बात सुनकर तारा भड़क उठी। तुम तनिष्क की बहन हो ना? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना अकड़ने की जरूरत है। राठी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तनिष्क को मिलने वाली है, इसलिए तुम्हें उसके मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इस तरह की बात सुनकर मिहिर हंस पड़ा। उसकी नज़र में तारा एक बेवकूफ़ और लालची लड़की से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और शायद इसीलिए इतने टाइम के बाद भी वो अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि तनिष्क का पूरा खर्चा उसकी बहन ही उठाती है, और उसको कुछ भी भला बुरा कहकर वह अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। जैसा कि उसको पूरी उम्मीद थी, तारा की बात सुनकर कल्पना उस पर फट पड़ी। मिहिर को अब इस महाभारत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और अपने कदम आगे की ओर बढ़ा दिए। मिहिर को अपना मजाक उड़ाता देख तारा का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया। तारांकन तारांकन तारांकन। उन लोगों के झगड़े से बचकर मिहिर सीधे कॉलेज बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह कॉलेज बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने देखा कि एक लड़की हाथ में छड़ी पकड़े हुए कॉलेज बिल्डिंग पर ही टकटकी लगाए खड़ी है। लड़की के आंखों पर काला चश्मा चढ़ा हुआ है और मिहिर को यह समझते देर नहीं लगी वो लड़की देख नहीं सकती है। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? मिहिर ने लड़की के पास जाकर शालीनता से पूछा। मिहिर की बात सुनकर लड़की चौंक-सी गई। जाहिर तौर पर वह उससे डर रही है और अपने डरी हुई आवाज में उसने पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साउथ गेट तक कैसे जाना है? साउथ गेट तक के रास्ते में काफी सारी गाड़ियां खड़ी है, इसलिए मिहिर ने सभ्यता दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं आपको वहां तक ले चलता हूं।
मिहिर की बात सुनकर लड़की मुस्कुराई। थैंक यू सो मच। आप जरूर एक अच्छे आदमी होंगे। मिहिर ने लड़की की छड़ी को पकड़कर उसे सहारा देते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाए। आज कॉलेज में काफी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई है और आखिरकार मिहिर खाली रास्ता ढूंढते हुए एक शांति वाले रास्ते तक पहुंच गया, जहां आसपास कोई मौजूद नहीं है। ठीक उसी समय मिहिर को लगा कि उसके हाथ के साथ कुछ गड़बड़ है। उसने पलटकर लड़की की ओर और देखा तो उसकी हैरानी की सीमा ना रही। उसने पाया कि वो लड़की अपनी छड़ी को फोल्ड कर रही है और उसने चलना बंद कर दिया है। तुम आगे क्यों नहीं आ रही हो? मिहिर ने पूछा। हालांकि लड़की ने काला चश्मा पहन रखा है, लेकिन मिहिर महसूस कर सकता है कि उस चश्मे के पीछे उस लड़की की आंखें बड़ी ही फुर्ती के साथ घूम रही है। माहौल अचानक बदल चुका है और अब मुद्दा यह है कि ये लड़की असल में अंधी है भी या नहीं। तुम मिहिर हो क्या? लड़की ने अपना काला चश्मा उतार दिया और मिहिर ने देखा कि उसकी आंखें अब भी फ्रेश और जीवंत लग रही है। उनमें और अंधेपन में अभी काफी अंतर है। और तुम कौन हो? मिहिर ने उल्टा सवाल दागा। उसने बचपन से ही काफी फाइटिंग स्किल की प्रैक्टिस की है और उसे खुद पर पूरा भरोसा है कि वह आसानी से इस लड़की से निपट सकता है। अगर वह इस लड़ाई से बच भी सकता है तब भी वह लड़ना चाहता है। लड़की मुस्कुराए और बोली, तुम काफी दयालु टाइप के आदमी हो, लेकिन अच्छाई इंसान की एक ऐसी कमजोरी है जिसका हम फायदा उठाते हैं। लड़की ने अपने हाथ की लकड़ी को देखा, जिसके निचले कोने पर कुछ मैग्नेट सा दिखाई दे रहा है। अचानक लड़की ने छड़ी से मिहिर पर हमला किया, लेकिन मिहिर पीछे की ओर उछल गया। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पीछे खड़े दो लोगों पर पड़ी, जिन्होंने काले कपड़े से खुद को पूरी तरह से ढक रखा है। मिहिर और ज्यादा नहीं झिझका और उसने उस लड़की को एक लात मारनी चाहिए, लेकिन वह लड़की घबराई नहीं, बल्कि उसने इस मौके का फायदा उठाया और उस छड़ी से मिहिर के पैर पर हमला कर दिया। जैसे ही वह छड़ी उसके पांव से टकराए, मिहिर को तुरंत एक तेज बिजली का झटका लगा। उसने अपनी नसों में जलन को महसूस किया और उसकी गर्दन में भी एक तेज दर्द उठा और इसी के साथ वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तारांकन 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 तारांकन। कुछ देर बाद एक अंधेरे कमरे में मिहिर बेहोशी की हालत में है और उसे एक चेयर पर रस्सियों से बांधा हुआ है। उसकी पूरा शरीर पसीने से भीग चुका है और ऐसा लग रहा है कि वो एक भयानक सपना देख रहा है। मिहिर अपने सपने में देखता है कि एक बच्चों का ग्रुप है और उसकी उम्र काफी छोटी है। उसके आंखों पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। वह लोग हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। जैसे ही वह टटोलता हुआ आगे बढ़ा, अचानक वह किसी से टकरा गया। यह कोई औरत है। मिहिर ने खुशी से अपनी आंखों पर बंधा सफेद कपड़ा हटा दिया, लेकिन वह अपने सामने उस औरत को देखते ही चौंक गया। उसके सामने खूबसूरत रेड ड्रेस पहने हुई एक औरत खड़ी है। समय की मार उस औरत के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही होती है। उसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास ही होगी। मिहिर बेटा, तुम तो सच में बहुत क्यूट हो। उस औरत का चेहरा खुशी से भर गया और उसने मिहिर के गालों को सहला दिया, लेकिन मिहिर ने उसके हाथों को परे हटा दिया। डोंट टच मी। उस औरत के चेहरे की गर्म मुस्कान अचानक खूंखार हो गई। उसने मिहिर की गर्दन दबोच ली और उसे जमीन पर पटक दिया। मिहिर का दम घुटने लगता है। उसे ऐसा लगा कि सब कुछ बस खत्म होने वाला है कि अचानक उसकी आंखों के सामने का दृश्य बदल गया। वह किसी अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसे लगातार बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती है। दयाल, देखते हैं कि तुमने क्या किया है। भाई, वो औरत पागल हो चुकी है। मैं उससे पहले ही तलाक देना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। वो तुम्हारी वजह से पागल हुई है। ये दो आवाज लगातार मिहिर के दिमाग में गूंज रही होती है और अचानक उसने अपनी आंखें खोल दी और खुद को एक बेहद ही पेनफुल सिचुएशन में पाया। मिहिर अपने अतीत की यादों में डूबे सपने से अब बाहर आ चुका है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ है और जाहिर है कि उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई है। उसे महसूस हो रहा है कि उसे किसी कुर्सी पर बैठाया गया है। उसके दोनों हाथ कुर्सी के पीछे बंधे हुए हैं। ओह, तो तुम जाग चुके हो। उसे हरकत करता देख किसी आदमी की आवाज आई। मिहिर ने याद किया कि किस तरह से उसे यहाँ लाया गया है। मिहिर ने जितना इस बारे में सोचा उतना उसे यकीन होता गया कि उसे किडनैप कर लिया गया है। तभी एक धमकी भरी मर्दाना आवाज गूंजी, तुम जैसे रईसज़ादे ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जैसा कोई बदबूदार चूहा तुम्हें किडनैप भी कर सकता है ना? बदबूदार चूहा सुनते ही मिहिर को फिर से कुछ याद आने लगा। एपिसोड 9। उस किडनैपर ने जैसे ही मिहिर के सामने बदबूदार चूहा कहा, मिहिर हैरान रह गया। बदबूदार चूहा। अचानक मिहिर के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसे महसूस हुआ कि हो ना हो, वो इस आदमी को जानता है।
उसे याद आता है कि अपने बचपन में उसका एक दोस्त था जिसे वह चूहा कहता था। लेकिन ये तो काफी समय पहले की बात है, और वह लड़का जिसका नाम सोभू था, वो अपनी माँ के साथ आग में जलकर मर गया था। लगता है तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूं, है ना? वो आदमी अचानक से खड़ा हो गया और मिहिर की ओर बढ़ने लगा। उसके शरीर से एक अजीब सी मांस के जलने और सड़ने की गंध आ रही होती है। अगले ही सेकंड मिहिर की आंखों पर बंदी पट्टी जमीन पर गिर गई और मिहिर को उस आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उस आदमी के चेहरे पर जलने के निशान है और पूरे चेहरे पर साबुत मांस का एक भी टुकड़ा नहीं है। यहां तक कि उसकी एक आंख भी जलकर कोयला हो चुकी है। उस आदमी को देखकर मिहिर ने एक ठंडी सांस छोड़ी और अपने दिल के डर को काबू में करने की कोशिश करने लगा। वह आदमी नरक का कोई राक्षस दिखाई दे रहा होता है। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारे परिवार का कोई भी आदमी अब मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि तुम मुझे पहचान गए हो। उस आदमी की एक आंख सलामत थी जो जोश से भर गई। मिहिर ने आखिरकार खुद को शांत किया और कहा, मैं तुम्हें पहचानता हूं। तुम चूहे हो, दयाल चाचा के बेटे। तुम्हें इस हाल में देखकर दयाल चाचा बहुत दुखी होंगे। उसकी आवाज में दुख के भाव साफ सुनाई पड़ रहे हैं। नहीं, वह नहीं होंगे, बल्कि उन्हें खुशी होगी। उस आदमी ने मिहिर के पांव पर एक लात जमा दी, क्योंकि मेरी माँ उनके हिसाब से अच्छी नहीं थी। सब उसे पागल कहते थे, जबकि पागल वो नहीं, तुम लोग पागल हो, हर जो किसी से नफरत करते हो। जहां तक मुझे याद है तो परिवार ने हमेशा से तुम्हारा ध्यान रखा है और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। मिहिर ने उस पागल आदमी की ओर देखते हुए कहा। उसे एक पल के लिए ये ख्याल आया कि कहीं उसकी माँ के जीन्स उसकी बॉडी में तो नहीं आ गए। मुझे पता है कि तुम सब लोग सोचते हो कि मेरी माँ पागल थी, तो मैं भी पागल हूं और इसीलिए तुम लोगों ने हमें जिंदा जला दिया। उस आदमी ने गुस्से से जमीन पर थूकते हुए कहा, तुम लोगों ने कभी भी हमें इंसान समझा ही नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त खराब है। मिहिर लगातार अपने चारों तरफ मुआयना कर रहा है ताकि वह यहां से बाहर निकल सके, लेकिन अब उसके पास एक बहुत जरूरी मिशन है। आज उसे इस आदमी के मुंह से सारे राज उगलवाने हैं। वह आदमी तेजी से मिहिर की ओर बढ़ा और उसकी गर्दन पकड़ ली। मेरी याददाश्त गलत है? तो फिर बताओ मुझे कि मैं क्या गलत सोच रहा हूं। क्या मेरे बाप ने मुझे और मेरी मां को जिंदा नहीं जलाया? गुस्सा और घृणा उस आदमी के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रही है। जहां तक मुझे याद है तो वह आग तुम्हारी मां ने खुद लगाई थी, दयाल चाचा ने नहीं। मिहिर ने जानबूझकर उस आदमी को उकसाते हुए कहा, जिससे वह आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। वो आदमी बहुत गुस्से में है। उसने मिहिर की गर्दन को कसकर पकड़ रखा है। मिहिर को सांस लेने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि वह मिहिर को जान से मार डालेगा। हालांकि मिहिर अपने बचपन में काफी सारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से गुजरा है और वह जानता है कि यह आदमी ज्यादा देर तक उसे रोककर नहीं रख सकता। इसीलिए वह बिल्कुल शांत बना हुआ है और उस आदमी से किसी भी तरह का फाइट बैक नहीं करता है। अचानक वह आदमी अपनी आंखों को मिहिर की आंखों के सामने ले आया और इसी मौके का फायदा उठाकर मिहिर ने अपने सिर से उसके चेहरे पर हमला कर दिया। उस आदमी के चेहरे पर पहले से ही काफी सारे फ्रैक्चर्स हैं और इस हमले से वह आदमी तेजी से पीछे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मिहिर ने गहरी सांस ली और अपने हालातों पर नजर डाली। हालांकि वो आदमी बेहोश हो गया है, लेकिन मिहिर की प्रॉब्लम जस की तस है। उसके हाथ अभी भी रस्सी से बंधे हुए होते हैं। रस्सी बहुत लचीली है, लेकिन उसे खोलना उतना ही मुश्किल काम है। दूसरी ओर वह ये भी नहीं जानता है कि इस आदमी के अलावा उसके और कितने साथी वहां मौजूद है। अगर वह सब लोग एक साथ वहां आ जाते तो शायद उनसे एक साथ निपटने में उसे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उसका इस समय अपने हाथों को खोलना सबसे जरूरी हो गया है। उसने अपनी हथेलियों पर जोर डाला और अपने हाथों को उस रस्सी के बंधन से छुड़वाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सी बहुत मजबूत होती है और उसे लगा कि उसकी हथेली टूटने वाली है। तभी उसे सीढ़ियों की ओर से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर सीढ़ियों की ओर देखा तो ये वही लड़की है जिसने अंधे होने का नाटक करके उसे फंसाया था। उस लड़की की नजर जमीन पर गिरे आदमी पर पड़ी, जिससे उसके चेहरे पर गुस्सा तैरने लगा। तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। शायद तुम भूल रही हो कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया है। ऐसा कौन आदमी है जिसको किडनैप किया गया हो और वो भागने की कोशिश न करे? तुम काफी मजाकिया हो। मिहिर की शांत आवाज सुनकर वो लड़की हंसी। मुझे नहीं पता था कि तुम शोभित के इतने खास हो। वह हमसे इस बारे में कभी बात ही नहीं करता था, लेकिन लास्ट नाइट उसने तुम्हारे बारे में काफी बात की थी। उस लड़की ने आगे मिहिर को बताया। ये सुनकर अचानक मिहिर के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसे याद आया कि सोभू का असली नाम शोभित था।
उसने जमीन पर गिरे शोभित पर हमदर्दी भरी एक नजर डाली। चाचा जी का बैड लक है। और क्या, उसने मन ही मन सोचा और बोला। वह लड़की आगे बोली, अब मुझे समझ आया कि उसने तुम्हें किडनैप करने का प्लान क्यों बनाया था। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों पर रहते हो। एक की जिंदगी स्वर्ग है और दूसरे की नर्क। जाहिर सी बात है उसे तुमसे जलन होगी ही। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके ये सब बताने के लिए मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, है ना। मिहिर ने मुस्कुराते हुए लड़की को देखा। अगर वह इस लड़की से शोभित के बारे में और डिटेल्स निकाल पाए तो उसका काम हो जाएगा। उन्हें अपनी बातों में लगाए रखकर उसे रस्सी को खोलने का टाइम मिल जाएगा। वैसे तुम जैसे अमीरजादे को ये तो अंदाजा भी नहीं होगा कि शोभित इतने टाइम से किस हालत में रह रहा है ना। लड़की भी पास ही रखी कुर्सी पर बैठ गई और अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाने लगी। उसने सेटिस्फैक्शन के साथ एक गहरा काश लिया और धुआं हवा में छोड़ दिया। नहीं, शायद मुझे अंदाजा है। मिहिर फीकेपन से मुस्कुराया। उसकी आंखों के सामने अपना अतीत घूमने लगा कि कैसे जायदाद से बेदखल होने के बाद उसकी जिंदगी होपलेस हो गई थी। तारा ने उसे छोड़ दिया था और वह रास्ते का कबाड़ बीनने के लिए मजबूर हो गया था। लड़की ने अपना सिर नामे हिला दिया और कहा, नहीं, तुम नहीं लगा सकते। तुमने सब कुछ नहीं खोया है। तुमने सिर्फ अपने पैसे और रिसोर्सेज खोए थे, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि कभी ना कभी तुम्हारे डैड का गुस्सा शांत होगा और तुम्हें वह सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। तुम एक बार फिर वही रईसों वाली जिंदगी जियोगे। तुमने न तो अपना चेहरा खोया, न ही अपनी सेहत और न ही अपनी उम्मीद। और अपनी बॉडी के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो जो शोभित डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। कहते हुए उस लड़की ने अपना सिर उस अंधेरे कमरे की एकमात्र खिड़की की ओर मोड़ दिया और धीरे से बोली, शोभित का मामला अलग है। तुम्हारी फैमिली के लिए तो वह कब का मर चुका है और अब खुद को जिंदा रखने के लिए वह यहाँ इस दलदल में आ फंसा है। उसकी पूरी ताकत बस खुद को भूखा न मरने देने में खर्च होती है। इसलिए उसके पास में तो कोई सेहत है और न ही कोई उम्मीद। उस लड़की की बात सुनकर अचानक मिहिर को फील हुआ कि सच में शोभित के सामने उसने जो कुछ भी झेला है वह बस नाकाफी है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारी आंखें गिल्ट और अपनेपन से भरी हुई हैं। तुम अब भी उसके लिए बुरा फील कर रहे हो तो मतलब तुम एक अच्छे आदमी हो। लड़की अपनी सिगरेट बुझाते हुए मुस्कुराए और आगे बोली, जब उसकी बेहोशी टूटेगी तो मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों के बीच एक अच्छा कॉन्वर्सेशन होगा। लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मिहिर में अपना सिर उठाते हुए कहा, तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? जहां तक तुम्हारे सवाल का जवाब है वो तो तुम्हें बस शोभित ही दे सकता है। मैं बस उसकी मदद कर रही हूँ। खिड़की से आती धीमी रोशनी में उस लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। मैं ज्यादा लंबे टाइम तक जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जब यमराज मुझे लेने आए तो मुझे अपनी जिंदगी में कोई अफसोस न रहे और मैं खुशी खुशी उनके साथ जा सकूं। कहते हुए वह मिहिर की ओर मुड़ी और एक सर्द आवाज में बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने पावरफुल होने के साथ साथ इतने शातिर इंसान भी हो। मतलब शिकारियों के परिवार में एक और भेड़िया पैदा हो ही गया। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मिहिर चौंका। इसी बीच शोभित अपने होश में लौट आता है और मिहिर की बात सुनकर हंसने लगा। तुम कहीं ये तो नहीं सोचते कि फैमिली ने तुम्हें अपने वारिस के तौर पर पाला है? क्योंकि हर किसी की नज़र में तो तुम ही वारिस हो। शोभित की बात सुनकर मिहिर हैरान रह गया। उसे अचानक अपनी सजा की याद आ गई और अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो सारी चीजें उसके सामने क्लियर हो जाती है। उसने हमेशा से यही सोचा था कि वही अकेला वारिस है। आखिरकार उसका बाप एसबी ग्रुप का वारिस है और वह अपने बाप का इकलौता बेटा है, तो जाहिर तौर पर पूरे फैमिली बिजनेस पर उसी की विरासत है। शोभित अचानक से मिहिर के करीब आ गया, लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा मिहिर से दूर ही रखा और बोला, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता था? क्योंकि मैं अकेला हूं जिसे तुम पकड़ सकते हो। मिहिर के चेहरे पर एक मुस्कान उभर आए। लेकिन क्या तुम जानते हो कि मैं यहां से क्यों भागूंगा? क्या तुम यहां से भाग सकते हो? शोभित हैरान रह गया। वैसे इस बात के लिए तुम्हें इस लड़की को दोष देना चाहिए। वो इस अंधेरे कमरे में अगर वह लाइट नहीं जलाती तो मुझे पता भी नहीं चलता कि वह खड़ी कहाँ है। लेकिन अब मैं जानता हूं और उसकी शक्ल भी देख चुका हूं। मिहिर मुस्कुराया। इसके अलावा जब तुम्हें पता है कि मैं फैमिली बिजनेस का वारिस हूं तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरी सिक्योरिटी मुझे ऐसे खतरे में छोड़ सकती है? मैं तो बस एक माध्यम हूं। ठीक उसी समय मिहिर ने अपने पांव उठाकर शोभित के कानों के नीचे लात मार दी। अब तक उसने अपने हाथ खोल लिए होते हैं और वो सीधे उस लड़की की ओर बढ़ गया।
मिहिर को अपनी ओर और बढ़ता देखकर उस लड़की ने अपने हाथ में चाकू ले लिया और मिहिर पर अटैक कर दिया, लेकिन मिहिर पहले ही एक और हट गया और उस लड़की का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। लड़की तुरंत चीख पड़ी और उसके हाथ से चाकू छूट गया। इसी के साथ मिहिर ने झट से चाकू उठाया और उस लड़की पर तान दिया। तुमने अभी अभी हमसे झूठ कहा था, है ना? शोभित ने गुस्से में दांत पीसते हुए मिहिर से कहा। तुम इसके बारे में पहले से सब जानते हो। तुम लोगों ने पहले ही मेरा फोन फेंक दिया है, तो जाहिर तौर पर सिक्योरिटी वालों को मेरी लोकेशन कैसे मिल सकती है? मिहिर मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम लोगों के पास दो ही चॉइस है। उसके सामने खड़ा आदमी गुस्से में मिहिर को घूरने लगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या करना चाहता है मिहिर? कौन सी दो ऑप्शंस इन लोगों के सामने रखने वाला है? क्या करेगा शोभित? क्या मिहिर के हाथ अपने परिवार से जुड़ी कोई ठोस जानकारी लग पाएगी? एपिसोड 10। मिहिर अपने हॉस्टल के रूम में जैसे ही पहुंचा उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरी वार्डन से बात हो गई है, हमें कोई सजा नहीं मिलेगी। ये सुनते ही पहले तो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अचल तभी बोल पड़ता है, तूने हमसे अपनी असलियत छिपाकर ठीक नहीं किया। मिहिर ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे लगता है कि अब वो फंस गया है। कौन सी सच्चाई? अचल ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे वार्डन को बेवकूफ बनाने की। मुझे तो लगा था कि सिर्फ लोग ही तुझे बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन तू तो बहुत आगे निकला यार। अचल की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी विवान ने बीच में कहा, चलो चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब कहीं खाना खाने चलते हैं। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह लेकर चलता हूं जहां का सी फूड बहुत ही टेस्टी है। मिहिर ने उसकी ओर देखते हुए कहा, कौन सी जगह? विवान ने आहें भरते हुए कहा, ऐसी जगह जहां पर लड़कियां ही वेटर होती है और वो भी बहुत हॉट और सुंदर। तभी कार्तिक ने विवान के सिर पर तपली मारते हुए कहा, और इसे इस जगह के बारे में इसलिए पता है क्योंकि इसने वहां पर पार्ट टाइम जॉब की हुई है। ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं और सभी उस जगह जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तारांकन तारांकन तारांकन। कुछ देर बाद चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े होते हैं और वहां बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, दीपा बारनी रेस्टोरेंट। चारों दोस्त रेस्टोरेंट के एक कोने वाली टेबल पकड़कर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही खूबसूरत लड़की ऑर्डर लेने के लिए इन लोगों के टेबल पर आई। मिहिर ने वेट्रेस को ऑर्डर दिया और तभी उसने ध्यान दिया कि कार्तिक की नजरें वेट्रेस पर ही टिकी हुई है। मुझे नहीं पता था कि तुझे लड़कियों को इस तरह घूरना पसंद है। वेट्रेस के जाते ही मिहिर हंसते हुए कार्तिक से बोला, तू नहीं समझेगा यार, वो अपने कॉलेज की लॉ डिपार्टमेंट से है। सुंदर तो है ही, साथ साथ में टॉप स्कोरर भी है। कार्तिक ने उसे बताया, लेकिन गरीब परिवार से है तो अपना खर्चा निकालने के लिए यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है। अपना भाई लंबे टाइम से उसके पीछे पड़ा है, लेकिन लड़की है कि इसे भाव ही नहीं देती है। विवान हंसते हुए बोला और अपने कंधे उचका दिए। कुछ ही देर में लड़की उनके बियर के मग्स उनके टेबल पर रख गई। खुलकर पी यार, ऐसे देवदास बनने की जरूरत नहीं है। विवान ने एक बियर की बोतल अचल की ओर बढ़ा दी। वो सभी जानते हैं कि रूपाली ने अचल का दिल तोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब अचल को समझाने के सिवा और वो लोग कर भी क्या सकते हैं। अचल ने बियर की बोतल उठाए और एक सांस में आधे से ज्यादा बोतल घटक गया। मैं पहले ही इस बारे में सोच चुका हूं, वैसे भी मेरे लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। अचल कह तो रहा है, लेकिन मिहिर उसकी आवाज में छिपे दर्द को पहचान सकता है। वह भी पहले इन हालातों से गुजर चुका है। वो अच्छे से जानता है कि जब दिल टूटता है तो कितनी तकलीफ होती है। वो सब छोड़ और अभी ये सी फूड खा, मिहिर ने सबका ध्यान बटाते हुए कहा। लेकिन तभी सामने से आते शोर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सब ने जैसे ही उस ओर देखा तो पाया कि वही वेट्रेस जो इन लोगों को भी सर्व कर रही है, वो एक टेबल पर बैठे कुछ लड़कों को भी ड्रिंक सर्व कर रही है। लेकिन उनमें से एक लड़के ने जबरदस्ती उसे अपने साथ बिठाने की कोशिश की तो उस लड़की ने वहां टेबल पर रखा गरम गरम खाना उसके ऊपर उड़ेल दिया और वो लड़का जलने की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो आदमी एक मोटा गेंडे जैसा दिखाई दे रहा है, जिसकी बॉडी अब भी कांप रही है। जाहिर तौर पर उसे काफी ज्यादा चोट आई लग रही है। ये लड़की तो रानी चेन्नम्मा है यार। मिहिर ने हैरानी के साथ उस वेट्रेस को देखा। अचानक से उसके दिल में इस लड़की के लिए इज्जत का एक गुबार उठने लगा, लेकिन तभी उसे अपने दिमाग ने हिदायत देते हुए कहा कि बेहतर यही है कि ऐसी झल्ली लड़की से दूर ही रहा जाए। जल्दी ही वो वेट्रेस दो बड़े से प्लेटों में उनका एक और ऑर्डर लेकर आए और उनके टेबल पर रख दिया, और उसके बाद उनके बगल में रखे एक गंदे टेबल पर कपड़ा मारने लगी। उस लड़की के चेहरे पर कोई भाव, कोई परेशानी दिखाई नहीं दे रही है। मिहिर भी इस लड़की को लगातार घूरता जा रहा है, उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं है। भाई अब यह मत बोलना कि तुझे भी वह पसंद आ गई है।
बीवी से और दोस्तों से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, कार्तिक मिहिर को घूरते हुए धीमी आवाज में बोला, जिसने मिहिर को उस लड़की को लगातार घूरते हुए देख लिया है। अबे साले तू क्या क्या सोचता रहता है यार, बकवास बंद कर अपनी। कार्तिक की बात सुनकर मिहिर जोर जोर से हंसने लगा। तू परेशान मत हो, भले ही मैं दुनिया में किसी भी लड़की को पसंद कर लूं, लेकिन इस झल्ली लड़की को मैं डेट नहीं करूंगा। उसके हाथों की सफाई अभी तुमने देखी है। मुझे ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए जो जरा सी बात पर मेरे हाथ पैर तोड़कर रख दे। मिहिर की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। अभी उन लोगों को खाते पीते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है कि तभी अचानक पूरा रेस्टोरेंट जैसे शांत सा हो गया। एक सेकंड के लिए लगा जैसा मानो वहां मरघट जैसा सन्नाटा पसर गया हो। ये देखकर मिहिर भौचक्का रह गया। उसने अपनी गर्दन घुमाई तो पाया कि रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले लोग खड़े हैं और उन सबके चेहरे पर खूंखार भाव है। उन गुंडों ने अंदर आते ही वहां थोड़ी आहूत तोड़फोड़ शुरू आकर दी और रेस्टोरेंट में मौजूद हर आदमी उनसे डरा हुआ लग रहा है। बस इकलौता मिहिर के ही है जिसके चेहरे पर कोई डर या शिकन दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे ही वो लोग और अंदर आए, मिहिर समझ चुका है कि यह लोग बस बातों के शेर होंगे। उनकी बॉडीज को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लोग कोई भी खास ट्रेनिंग लिए हुए नहीं है। उन्हें देखते ही मिहिर के चेहरे पर एक मुस्कान थिरकने लगी। उन लोगों को स्कैन करने के बाद मिहिर ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और टेबल से अपना गिलास उठाकर एक ही सांस में उसे खाली कर दिया। मिहिर के काल्म बिहेवियर को देखकर उसके दोस्तों ने भी राहत की सांस ली। पहले उन्हें लगा था कि कहीं आज दिन में जो कुछ भी रोनी और उसकी गाड़ी के साथ इन लोगों ने किया है, कहीं उसी झगड़े की वजह से तो ये लोग उनके लिए नहीं आए हैं। लेकिन मिहिर को रिलैक्स पाकर वह लोग भी रिलैक्स हो गए। आखिर उन्हें मिहिर की फाइटिंग स्किल्स का तो पता ही है। तभी उन आए गुंडों में से एक आदमी ने कैश काउंटर के पास बैठे आदमी से बोला, हाँ भाई, क्या बात है, कौन है जो अपनी मौत चाहता है? मैंने सुना कि इधर कोई नई छोकरी आई है और उस लड़की ने मेरे भाई को पीट दिया। अगर अपना धंधा बचाना है तो उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ। ये गुंडा कोई और नहीं बल्कि आए हुए गुंडों का सरदार है। उसकी आवाज इतनी दमदार है कि ना चाहते हुए भी सबकी नजरें उसी वेट्रेस की तरफ चली गई। मिहिर ने अपना खाना छोड़कर उन गुंडों की तरफ देखना शुरू कर दिया। तभी विवान ने मिहिर के चेहरे को पढ़कर बोलना शुरू किया, भाई, यह आदमी लोकल छोटा मोटा गुंडा है। अपनी गैंग के दम पर वो यहाँ लोगों से हफ्ता वसूलता है। जहां तक मुझे पता है तो ये लोग यहाँ पैसे लेने आए हैं। डरने की कोई बात नहीं है। विवान ने सबको बताया। वह इस होटल में पहले पार्ट टाइम जॉब कर चुका है और इसलिए वो इन लोगों को अच्छी तरह से जानता है। मैंने कहा वो छोकरी को मेरे सामने भेजो जिसने मेरे भाई को मारा है। गुंडों का लीडर दोबारा जोर से चिल्लाया, जिससे काउंटर पर बैठे आदमी का चेहरा उतर गया। वह जानता है कि यह सब गुंडे मवाली हैं और यहाँ बस पैसे ठगने आए हैं। उसने एक नज़र अपने कस्टमर्स पर डाली। वहां सब आसपास के स्टूडेंट और टीचर्स ही आए हुए हैं, जिनसे मदद मिलने की उसे कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। इससे पहले कि कोई कुछ भी कहता, उस वेट्रेस ने अपने हाथ का कपड़ा फेंक दिया और उन लोगों को घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? ये तमाशा करने का क्या मतलब है? वहां मौजूद किसी भी इंसान ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ये लड़की खुद ही आगे आकर इन गुंडों से बात करने लगेगी। उस लड़की की पर्सनैलिटी बहुत ही रौबदार है, जिससे मिहिर के मुंह से एक आह निकल गई। भाई, इस लड़की का नाम क्या है? मिहिर ने फुसफुसाते हुए कार्तिक से धीमी आवाज में पूछा। क्या भाई, अब यह मत बोलना कि तुझे भी ये पसंद आ गई है। भाभी है वो तेरी? कार्तिक हैरानी के साथ झुंझलाते हुए बोला। भाई, तू गलत समझ रहा है। अगर यहाँ कुछ पंगा होता है तो कम से कम एक दूसरे से कांटेक्ट तो कर पाएंगे। मिहिर ने कार्तिक की गलतफहमी को दूर करते हुए कहा, और तुझे नहीं लगता कि तेरे लिए यही मौका है हीरो बनकर उसे बचाने का? अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कार्तिक बेवकूफाना तरीके से मुस्कुराया। वह पहले ही अपने दिमाग में सोचने लगता है कि कैसे इन गुंडों को पीटकर लड़की को इम्प्रेस करे। फिर अचानक वह अपने होश में लौटा और बोला, उसका नाम श्रेया है। वहीं उन गुंडों का लीडर काउंटर पर बैठे शख्स की गर्दन को कसकर पकड़ लेता है और कायापन से मुस्कुराते हुए काउंटर पर बैठे शख्स से बोला, देखो बॉस, तुम्हारे इधर काम करने वाली एक लड़की ने मेरे भाई को बुरी तरह पीटा से है, तो उसके इलाज का खर्चा भी मुझे तुमसे लेना पड़ेगा, है ना? उसकी इस हैरत अंगेज मांग से वह लड़की यानी श्रेया गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, छोड़ उनको, और उनसे क्या बात कर रहा है? अगर तुम्हारे भाई को इतनी ही चोट लगी है तो उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ ना और उसका इलाज करवाओ। मैं उसके हॉस्पिटल बिल भरने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें यहां से एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली।
श्रेया की बात सुनकर मिहिर ने मन ही मन एक और आह भरी। उसके हिसाब से ऐसा कहकर श्रेया ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए नकली मेडिकल रिपोर्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है और ऐसा करके श्रेया उनके जाल में फंस जाएगी। वहीं श्रेया की बात सुनकर उन गुंडों की आंखें चमक उठी और उनका लीडर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तू है वो लड़की जिसने मेरे भाई को जला दिया, अभी बताता हूं तुझे। तभी श्रेया भी तेजी से उसकी ओर बढ़ते हुए बोली, अकेला तेरा भाई ही क्यों जाए हॉस्पिटल, ला मैं उसको कंपनी देने के लिए तुझे भी भेज देती हूँ। उसी वक्त उस गुंडे ने कैशियर को छोड़ते हुए कहा, मैं देख लूंगा तुझे, अगर मेरा भाई ठीक होता ना तो तुझे अभी सबक सिखाता, लेकिन अभी उसको अस्पताल लेकर जाना ज्यादा जरूरी है। पहले मैं उसका इलाज कराएगा और बिल का फॉर्म लाकर तुम्हारे हाथों में रख देंगे, फिर तुझसे बात करेगा मैं। गुंडे की बात सुनकर मिहिर का चेहरा गुस्से से भर उठा और वो अपनी टेबल पर खड़ा हो गया, जिससे उसके सभी दोस्त चौंक उठे। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, भाई तू क्या करने वाला है? कुछ नहीं, इन्हें बस थोड़ा सा सबक सिखाना है। मिहिर ने एक ठंडी आह भरी और उन गुंडों और श्रेया के बीच जाकर खड़ा हो गया। ठीक है, अगर तुम लोग हॉस्पिटल जाना चाहते हो तो पहले हमें इस बंदे की एक फोटो खींचनी होगी, ताकि तुम बाद में हमें कोई धोखा ना दे सको। मिहिर ने मुस्कुराकर उन गुंडों के लीडर को घूरते हुए कहा, अब तू कौन है बे, और हमारे मामले के बीच में क्यों बोल रहा है? मिहिर की फिजिक्स देखकर उन गुंडों के मन में थोड़ा सा डर बैठ गया, लेकिन फिर भी वह करते हुए बोला, मैंने कहा कि पहले हम उस आदमी की फोटो खींचेंगे और फिर हम भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलेंगे। मिहिर ने उस गुंडे की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, साले तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? अचानक मिहिर की बात सुनकर उन गुंडों का लीडर भड़क उठा और उसने मिहिर पर एक घुसा चला दिया। लेकिन मिहिर को चोट पहुंचाने के लिए उसकी स्पीड काफी नहीं होती है। मिहिर ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उस गुंडे का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। एक तड़ाक की आवाज हुई और उस गुंडे की हाथ की हड्डी टूट गई और इसी के साथ उस गुंडे का चेहरा भी सफेद पड़ गया। ये देखकर श्रेया और मिहिर के बाकी के दोस्त भी हैरान रह गए। तो क्या होगा अब आगे? क्या श्रेया ये सब कुछ होते हुए देखती रहेगी? क्या मिहिर और श्रेया के बीच कोई नई कहानी जन्म लेने वाली है? क्या करेंगे ये गुंडे मिहिर के साथ? आगे की स्टोरी जानने के लिए लाल डिब्बे पर मुक्का मारिए।